हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं भी अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट ही करवा रही हूँ, सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं पैडागोजी और साथ में हिंदी के कुछ क्वेश्चन भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है बच्चे की जब वह खेलों में खेलता है और क्या करता है, नियमों के साथ खेलता है, अपने नियम बनाता है और उसके बाद क्या है, उसकी एथलेटिक क्षमता जो होती हैं वो विकसित होने लगती है। बच्चा मानने लगता है कि मैं रेस में सबसे आगे हूँ, या मुझे कूदना बहुत अच्छा लगता है, या मुझे लॉन्ग जंप अच्छी लगती है, या हाई जंप अच्छी लगती है, या मुझे पेड़ पर चढ़ना पसंद है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वो अपने आप को एथलेटिक क्षमताओं से परिपूर्ण पाता है। और क्या हो जाता है, उसकी तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। क्या करता है बच्चा, एक दूसरे के साथ काफ़ी तर्क करने लग जाता है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होता है। ये अनुभव जो है ठोस होते हैं कि जो चीज़ें देखता है उन्हीं को देख कर सकता है, अलग से चीज़ें नहीं सोच सकता है और ना ही उनके बारे में कोई अनुभव शेयर कर सकता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इसमें सही मैच होता है। यहाँ पर दिया है बचपन, किशोरावस्था, मध्य बचपन या शैशव अवस्था। तो जो शैशव अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष की। मध्य बचपन आप जिसको बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मध्य बचपन होता है हमारा 6 से 12 वर्ष की अवस्था। और इसको उत्तर बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। और जो बचपन यहाँ पर इन्होंने बोला है इसको पूर्व बाल्यावस्था भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगी कितनी, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। और यहाँ पर है किशोर अवस्था, तो ये हो जाएगी 12 से कितनी, 18 वर्ष की अवस्था। तो ये किशोर अवस्था में आता है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा था कि ऐसी कौन सी अवस्था है, तो 2 से 6 वर्ष का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वह नियम के साथ खेल सके, तो ये नहीं होगा। किशोर अवस्था तो परिपक्व अवस्था हो जाती है, तो वो भी नहीं होगी। शैशव अवस्था नहीं होगी। 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है बहुत छोटा होता है, वो चलना उठना बैठना ही सीखता है, छोटे छोटे खेल खेलता है, पर वो ऐसे खेल नहीं खेलता कि जिसमें वह समूह के साथ भाग ले या एक पूरे ग्रुप के साथ खेले। तो एक अवस्था जो होती है जिसको गैंग एज भी बोला गया है, वह होती है कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। इसको क्या बोलते हैं हम, उत्तर बाल्यावस्था इसको बोलते हैं। और ये होती है कौन सी, इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं। ये गैंग एज भी है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो आयु है 6 से 12 वर्ष की है। तो यहाँ पर जो है वो आंसर बी जो है ये यहाँ दे रखा है, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सीरियल चेंज है बट जो ऑप्शन नंबर बी है यही करेक्ट है। तो मध्य बचपन की जो अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था, जिसको गैंग एज बोला जाता है और जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है उत्तर वाली अवस्था। तो ये अवस्था होती है जिसमें बच्चा क्या है, खेलों में नियमों के साथ भाग लेता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी उसकी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विकास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है विकास क्या है। अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, या एक आयामी होता है, या गतिशील होता है। अव्यवस्थित नहीं होता, विकास का क्रम जो होता है वो व्यवस्थित होता है। पूरी तरह से अप्रत्याशित भी नहीं होता, ये रोंग हो जाएगा। एक आयामी नहीं, विकास जो है वो बहुआयामी होता है। डी में दिया है गतिशील, विकास जो होता है गतिशील होता है, अर्थात ये निरंतर होता रहता है और ये जीवन पर्यंत चलता है। बच्चे जब से अपनी माँ के गर्भ में आता है फीटस, तब से बच्चे का जो है विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है, इसमें कंटिन्यूटी होती है, गतिशील होता है। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में दिया है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में क्या कहा गया है, विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो बात किसकी हो रही है, शीर्ष। और शीर्ष का मतलब क्या होता है, ऊपरी, ऊपरी सिरा या ऊपरी वाला हिस्सा। तो ऊपरी हिस्सा क्या है, मनुष्य के अंदर, आप मनुष्य की ही बात करें, मनुष्य के विकास की बात हो रही है, तो मनुष्य का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, वो होता है हमारा सिर। हमारा सिर जो होता है वो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है मनुष्य के शरीर में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है शीर्षगामी सिद्धांत, तो हमें शीर्ष और शीर्ष को मिलाते हुए आंसर देखना है, ये ट्रिक है, आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। यहाँ पर दिया है पैरों से सिर की ओर होता है, केंद्र से छोर तक, या बाहर से केंद्र की ओर। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे।
मैंने क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको आंसर पता लग गया होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास या मनुष्य का विकास होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। यहाँ पर दिया है अभिकथन, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। क्या कह रहे हैं, जो किशोर होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, वो अगर फिल्में देखते हैं, कोई विज्ञापन देखते हैं, तो उससे उनके व्यवहार पर भी फ़र्क पड़ता है, उनके मूल्य भी चेंज हो जाते हैं। कुछ बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे कैसे हो जाते हैं, उनकी जो मेंटलिटी है थोड़ी चेंज हो जाती है विज्ञापन को देखकर। कुछ सुधर जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं। तो विज्ञापनों का और जो फिल्में होती हैं उसका जो है बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मीडिया किशोरों के सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो मीडिया है वो कैसी संस्था है, शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। तो ये बात भी सही है, मीडिया की ही बात हो रही है और फिल्में और विज्ञापन जो है एक मीडिया का ही सोर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो तर्क है ये भी सही है और जो कथन है ये भी सही है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ दिया है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जी हाँ, ये वाला पॉइंट एकदम करेक्ट है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये रोंग हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत, ये भी रोंग हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, ये रोंग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। विज्ञापन और फिल्मों का प्रभाव पड़ता है और जो ये मीडिया होती है द्वितीयक संस्था के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को उसके स्वभाव का पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है, तो वह किस चरण में है बताना है। यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, तो यहाँ पर कोई यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास नहीं है। सजा और आज्ञाकारिता भी यहाँ पर नहीं है किसी बात की, उसका सजा का उसके भय नहीं है इसलिए वह आज्ञा का पालन करता है, ऐसा भी नहीं है। सामाजिक अनुबंधन नहीं है यहाँ पर। वह अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास से गुजर रहा है इसलिए वह ऐसा करने से बच गया, उसने ऐसा कार्य नहीं किया। उसके अंदर क्या चल रहा है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं अब इसी के साथ हिंदी के एक पैराग्राफ पर, इसको रीड करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका हमें आंसर करना है। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है परेशानियों के बावजूद रोज़ाना थोड़ा थोड़ा हंसाने का अभ्यास करते रहना क्या करता है, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ा देता है। इससे न केवल खुद को खुशी महसूस होती है बल्कि आपस में जुड़े सब लोगों में खुशी फैलती है। हंसना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है और बहुत सी बीमारियों से बचाव हो सकता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और अनुचित तरीके से हंसना दूसरों को परेशान कर सकता है। हंसी मजाक में टेंशन रिलीज होती है, मन हल्का होता है। हंसते रहने से जीवन की कड़ी वास्तविकताओं, लगातार थकावट का जो एहसास रहता है, अज्ञात डर जो हमारे अंदर बना रहता है, तरह तरह की जो झुंझलाहट मन में रहती है, उनसे राहत मिल जाती है। मन की खुशी और शांति से कार्य शक्ति और सृजनात्मकता बढ़ती है। क्यों न हम आपसी भेदभाव मिटाकर अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करें, ताकि एक दूसरे से अपने दुख दर्द, खुशी, अपनी सफलताओं के सुखद अनुभव बांट सकें और आपसी मेल जोल और आत्मविश्वास के साथ हंसी खुशी से जी पाएं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि मनुष्य को थोड़ी बहुत परेशानियों से रोज़ रहती हैं, कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती हैं, उसके बावजूद उसे थोड़ा बहुत हंसना हंसाने का अभ्यास करते रहना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मन की खुशी और शांति से किस में वृद्धि होती है। अगर आदमी का मन खुश है और शांति है, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन है, तो उसकी किस में वृद्धि हो जाती है बताना है। मित्रता में, कार्य करने की शक्ति में, पारिवारिक कलह में या पारिवारिक प्रसन्नता में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन के, हमें जो दिए गए हैं ऑप्शंस वे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। आप अपनी साइड से कोई आंसर नहीं करेंगे। मैं आपको हमेशा पैराग्राफ सॉल्व करते हुए बात बताती हूँ कि आप अपनी साइड से आंसर ना करें, जो पैराग्राफ में दिया है आप वही आंसर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर दिया है कार्य करने की शक्ति को क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जीवन की कड़ी वास्तविकता से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य बताना है। जीवन की मजबूत सच्चाई से है। जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाइयाँ
जीवन की सच्चाई, जीवन के यथार्थ की श्रृंखला। तो यहाँ पर जो वास्तविकता है, कड़ी वास्तविकता है, उसका क्या मतलब होता है? जीवन में जो संघर्ष आ रहे हैं, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से बढ़ता है। तो हंसने हंसाने से क्या बढ़ता है बताना है। भेदभाव की कठोर भावना बढ़ जाती है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। बी में दिया है आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है, हंसने हंसाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, हास्य व्यंग करने के कौशल बढ़ जाते हैं, आप काफ़ी मजाक करने लग जाते हैं, आप क्या चुटकुले सुनाने लग जाते हैं, जोक सुनाने लग जाते हैं। तो ऐसे जो कौशल आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, ना ही आपके हंसने हंसाने की प्रवृत्ति उससे बढ़ेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना जो है वो आपके अंदर बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस आता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन लाभकारी है? तो क्या व्यायाम करना? जी हाँ, व्यायाम करना लाभकारी है, पर ये राइट नहीं होगा। हमें आंसर जो है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देना है, अपनी साइड से आप आंसर नहीं करेंगे। बी में दिया है हंसना, रोग प्रतिरोधक क्षमता या शारीरिक जो परिश्रम होता है वो। तो जो हमारा गद्यांश के अनुसार लाभकारी है हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लाभकारी है हंसना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, बी इज़ द राइट आंसर। आप अगर अपनी साइड से आंसर करते हैं तो शायद आप व्यायाम लगा दें या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप लगा दें, पर ये सब जो हैं गलत हो जाएंगे। जो राइट आंसर है वो केवल हंसना होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है। तो कौन सा लाभ नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो जी हाँ, हंसने हंसाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए ये नहीं होगा। हमें यहाँ पर नेगेटिव ढूंढना है। चिंता से मुक्ति मिल जाती है, जी हाँ ये पॉजिटिव है, और ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें नेगेटिव देखना है। आत्मविश्वास में कमी नहीं होती है, बल्कि सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, और हमें देखना है नेगेटिव पॉइंट, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ दे रखा है आत्मविश्वास में कमी, तो कमी नहीं होती और नहीं से मैच करता हुआ ही हमें आंसर लेना है। तो नहीं से नहीं मैच करता हुआ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। पर दिया है झुंझलाहट में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय होता है जो बाद में लगाया जाता है, और उपसर्ग होता है जो पहले लगता है। शब्द के बाद में लगकर नया शब्द बन रहा है तो वो प्रत्यय है। तो हमें बताना है झुंझलाहट में कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है। भी आप प्रत्यय ढूंढें तो आपको क्या करना होगा, आप दो शब्दों को अलग अलग कर देंगे। जो पूरा शब्द प्रधान शब्द होता है उसको आप अलग करेंगे, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, और आपको क्या है फिर प्रत्यय मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ पर हट नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन ए में हट दिया है। झुंझला का कोई अर्थ नहीं होता है, झुंझल होता है वो। झुंझल मिस क्या होता है, झुंझल मिस होता है गुस्से वाला, जिसमें बहुत चिड़चिड़ापन हो, जो इरिटेट हो, तो उसको झुंझल बोला जाता है। तो यहाँ पर लाहट भी नहीं है, झुंझल में आहट लगा हुआ है, और जब इसको मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, हम यहाँ पर ले और प्लस क्या कर रहे हैं, आ को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये ला हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जा रहा है, झुंझलाहट। तो हम इसमें किस चीज़ का प्रत्यय लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट है। डी भी रॉन्ग हो जाएगा और बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो हमें देखना है उदाहरण नहीं है। दुख दर्द, दुख और जो होता है इसमें किस शब्द का लोप होता है। इनमें जब भी द्वंद्व समास की बात आए वहाँ पर आप देखेंगे उसमें और शब्द लगा होता है। दुख और दर्द, मान सम्मान, मान और सम्मान, तो ये दोनों सही हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएंगे। हमें देखना है नहीं वाले। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ दे रखा है हंसी मजाक, तो कैसा हो जाएगा, हंसी और मजाक। इसमें भी क्या आ जाएगा, और शब्द का लोप है, अर्थात यहाँ पर भी द्वंद्व समास है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तरह तरह, तरह और तरह नहीं होता है, तरह तरह ही होता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, और यही रॉन्ग है, इसलिए हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें द्वंद्व समास नहीं है, और हमें नहीं मैच करता हुआ ही आंसर देखना था। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दे रखा है एक शब्द, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है टेंशन शब्द है। टेंशन जो शब्द है ये कैसा शब्द है, तत्सम है,
तद्भव है, आगत है या देशज शब्द है? तो ये देशज नहीं, देशज शब्द देसी शब्द होते हैं, देश का शब्द नहीं है। इंग्लिश वाला वर्ड है, तो इंग्लिश जो आई है वो बाहर से आई है, हमारी वो भाषा नहीं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत और देशज शब्द या हिंदी वाले शब्दों से मिलकर बनते हैं, तो वो तद्भव होते हैं, तो वो भी नहीं है। यहाँ पर दिया है आगत। आगत अर्थात जो बाहर से आया हुआ शब्द है, और ये विदेशी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। टेंशन में क्या है? आगत शब्द है। टेंशन जो है एक आगत शब्द है। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। इसमें क्या दे रखा है? किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष देखने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? तो बच्चे जो हैं, बच्चे जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो ऐसी अवस्था जिसमें वो चीज़ों को सामने से देख रहे हैं और जो उन्हें अनुभव मिल रहा है उसी तक बस वो सीमित हैं, उसी के बारे में वो बात कर सकते हैं। जो चीज़ें वो नहीं देखते उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। औपचारिक पारंपरिक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी एज जान लेते हैं। जो यहाँ पर अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक, तो ये होती है कौन सी अवस्था? यहाँ पर औपचारिक पारंपरिक अवस्था की जो एज होती है वो 11 से 13 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक की एज भी 11 से 13 वर्ष होती है, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक जो होती हैं ये दोनों एक ही अवस्था के नाम होते हैं। तो इसीलिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारे पास जो बच जाती हैं अवस्थाएं, तो ऐसी कौन सी अवस्थाएं? देखिए औपचारिक और अमूर्त को तो आप यहाँ पर रहने ही देंगे, क्योंकि ये हो जाती है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में बच्चा क्या है, काल्पनिक चीज़ें भी सोच सकता है, तो उसकी सोचने की क्षमता जो है बहुत बढ़ जाती है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ दे रखा है तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से एक ही तरफ से देखते हैं, उसकी जो दूसरी साइड है उसकी कल्पना वो नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, तो 11 वर्ष का बच्चा तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो ये भी नहीं होगी। ये अवस्था हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी अवस्था में बच्चा क्या है, केवल एक ही पहलू देखता है जो उसके सामने समक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से है। जो उसका कल्पनाशील या तर्कशीलता वाला पहलू है उसको वो नहीं देखता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है छोटा होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है? तो इसमें एक निहितार्थ बताना है जो कक्षा निहितार्थ हो और लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न हो, बताना है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में क्या करें, बदलाव करें। अगर बच्चों को ज़रूरत है तो उन्हें उसी हिसाब से वो क्या करें, उनको मदद देते रहें। चलिए आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी में, देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दे रखा है शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। तो सक्षम नहीं करना है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। लेब वाइगोत्स्की ने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया है। शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये बात भी लेब वाइगोत्स्की ने नहीं की है। शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए, तो इस तरह की बातें भी लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेब वाइगोत्स्की जो बात करते हैं उनका जो सिद्धांत है, तो उससे उत्पन्न यहाँ पर कक्षा निहितार्थ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या कि शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों को समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करते रहें। वाइगोत्स्की जी समाज की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, और क्या करते हैं, वो पाड़ की बात करते हैं, स्कैप फोल्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये स्कैप फोल्डिंग की ही बात हो रही है कि बच्चों को अगर मदद की आवश्यकता है तो उन्हें दी जाए और उसकी मात्रा और स्तर में बदलाव भी करते रहें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं बी.एफ. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेब वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा नहीं है, बी.एफ. स्किनर नहीं, लॉरेंस कोहलबर्ग या लेब वाइगोत्स्की। तो लेब वाइगोत्स्की का नाम वहाँ आएगा जहाँ सामाजिक या सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी, समाज की बात होगी। यहाँ पर नैतिकता की बात हो रही है तो आप आंसर टिक कर देंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और पियाजे, इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो प्लीज़ आप पेडागोजी की क्लास में ये वाले जो टॉपिक हैं, ये वाले जो
लॉरेंस कोलबर्ग हैं, लेव वाइगोस्की और पियाजे हैं। इनके जो क्वेश्चन है आप इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैंने इनके लिए अलग से क्वेश्चन कराए हैं, पूरी एक वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, और उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। उसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। तो बच्चे को अगर विकास की आवश्यकता है और बच्चे के मान लीजिए बच्चा यहाँ पर कहीं खड़ा है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, और उसको यहाँ जाना है, बस धीरे धीरे करके यहाँ पर आ गया है, और सामने क्या है, कुछ थोड़ी इसकी प्रॉब्लम आ रही है, रास्ता थोड़ा ख़राब है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर क्या कर दे, थोड़ी उसकी हेल्प कर दे, उसे गाइड कर दे, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से उसी जगह मौजूद है तो उसको पता है कि यहाँ पर कहाँ समस्या है और कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। अगर वह थोड़ी उसकी हेल्प कर देगा तो बच्चे का क्या हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको ऐसे बोलेंगे आप। और वहाँ पर क्या काम करता है, वहाँ पर पाड़ काम करता है, स्कैफोल्डिंग काम करती है। तो बात लेव वाइगोस्की की है, समाज की है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है पाड़। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आप कट कर देंगे, आगे आप जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है यही करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 18 में क्या है। 18 में दिया है, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है। उन्होंने इंटेलिजेंसी मानी है, बुद्धिमत्ता मानी है, तो कौन सी बुद्धि उन्होंने शामिल नहीं की है जो उन्होंने मानी है। 8 बुद्धिमत्ता बताई हैं उन्होंने। प्राकृतिक तो उन्होंने मानी है, भाषाई बुद्धिमत्ता मानी है, संगीतमयी बुद्धिमत्ता मानी है, और जो ऑप्शन नंबर बी है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, ये उन्होंने नहीं मानी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धिमत्ताएं मानी हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए, एक नंबर भी आपका जाना नहीं चाहिए सीटेट में, आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें, मेरी यही आपके लिए इच्छा है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में दिया है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। बच्चा क्या है, सीखने में उसको प्रॉब्लम है, अक्षमता है, तो यहाँ पर कौन सा उचित समावेशन उसके लिए होगा बताना है। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, या अधिमान्य बैठने की व्यवस्था। मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, लिखित लंबी परीक्षा की भी आवश्यकता नहीं, तनाव में काम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे जो हैं निगेटिव पॉइंट हैं। और बात है बच्चे में अक्षमता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उसके बैठने की व्यवस्था ही सही हो, तभी उसका उचित समावेशन हो पाएगा। सबसे पहली नीड जो होती है, उसकी बेसिक नीड क्या होती है, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था सही होगी तो आगे की प्रोसेस ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर देख लेते हैं यहाँ पर 20 में क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे, बात किसकी हो रही है, समावेशी स्कूलों की हो रही है, समावेशी शिक्षा की हो रही है। तो उनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है समावेशी स्कूलों में। विविधता को समझें, स्वीकार करें और उसको महत्व दें। बच्चों को पहचानें, नामीकरण उनका पृथक करें। नामीकरण और पृथककरण की यहाँ पर बात नहीं करते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। एक रूपता और मानकीकरण पर भी ध्यान नहीं देना, सबको एक जैसा आप नहीं बना सकते हैं। क्लास में विविध प्रकार के बच्चे हैं, कोई इंटेलिजेंट हैं, कोई स्लो लर्नर हैं, कोई धीरे से सीखते हैं, तो उनके लिए समावेशी स्कूलों में क्या चाहिए, उनकी विविधता को समझें, स्वीकार करें, उसको महत्व दें, ये जरूरी है, ना कि एक रूपता और मानकीकरण। दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति को विकसित करना, उन पर ध्यान देना, उनके लिए क्या, उनको दिखाना कि मर्सी दिखाना, दया दिखाना उन पर, ऐसी भी आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता है क्या, उनकी विविधता को स्वीकारा जाए और उनको महत्व दिया जाए। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 21 पर आ जाते हैं, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता क्या है। तो बात हो रही है रचनात्मकता की। अभिसारी सोच रचनात्मकता से जुड़ी हुई नहीं है, ये अपसारी सोच होती है, ना कि अभिसारी सोच, तो ये रोंग हो जाएगा। विचारों की मौलिकता है, जी हाँ, विचारों की मौलिकता ही रचनात्मक सोच का उदाहरण होती है। कार्यों को दोहराने के लिए वरीयता, बार बार कार्य करना, दोहराना, नकल करना, कॉपी करना, ये सब रचनात्मक कार्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। विचार में केंद्रिता भी नहीं होनी चाहिए, विचार में अभिकेंद्रिता होनी चाहिए, ना कि केंद्रिता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। विचारों की अगर मौलिकता होगी तो रचनात्मकता की विशिष्ट पहचान आप कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, बी इज़ द राइट आंसर।
इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपकी सीटेट की अच्छी सी प्रिपरेशन करा रही हूँ। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा, जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाती रहूँ। अगर आपको किसी और वीडियो की या किसी टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, अवश्य लेकर आऊँगी। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।